Are you able to see the screen? Yeah, I can. सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पिछली क्लास में वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, वेयर इन वी टॉक्ड अबाउट। सबसे पहले तो हमने ये बात की थी कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं प्लांट्स में जिसके लिए होमियोस्टेटिक कंट्रोल की जरूरत होती है। And that factor which we saw was the amount of water in the plant cells. इसका मतलब कि अगर amount of water in the plant cells कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए कैसे what are the steps taken, and obviously if the inverse happens तो फिर क्या करते हैं। Then we looked at the diagram for the leaf कि diagram एक leaf का किस तरीके का होता है। इसमें वैक्सीक्यूटिकल लेयर होती है, अपर एपिडर्मल सेल्स, पैलिसेड मेसोफिल लेयर, स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर एंड द लोअर एपिडर्मल सेल्स, जिसमें लोअर एपिडर्मल सेल्स तो है ही, एक पेयर ऑफ गार्ड सेल्स है और उनके बीच में एक ओपनिंग है जिसे स्टोमा या स्टोमल अपर्चर या द स्टोमेटल पोर, यू कुड कॉल दिस एनी ऑफ द थ्री नेम्स, ईदर स्टोमा, स्टोमेटा, स्टोमेटल अपर्चर और द स्टोमेटल पोर। इट ऑल मीन्स द सेम थिंग। फिर हमने देखा था कि जब स्टोमेटा खुलता है तो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन होती है, एंड जब वो क्लोज होता है तो ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। फिर हमने देखा था कि when and why does the stomata open and close. So we saw that stomata closes when the rate of photosynthesis is low because of a limiting factor such as light intensity. तो अगर किसी सिचुएशन में लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो प्लांट को ऑलरेडी पता है कि फोटोसिंथेसिस कम होने वाला है। इसीलिए ऑब्वियसली द कार्बन डाइऑक्साइड रेट जिस रेट पे वो यूज होता है एंड द रेट एट विच बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है वो दोनों रेट कम हो जाते हैं। अगेन व्हाई इज दैट? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट लिमिट हो गया बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर दैट इज लाइट इंटेंसिटी। दिस causes a decrease in the gas exchange, which is why the stomata obviously closes because gas exchange की अब जरूरत ही नहीं है, बहुत कम हो रहा है। फर्दरमोर, जब बहुत कम ह्यूमिडिटी या बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होता है। In order to prevent this transpiration from happening too much, stomata close हो जाता है, और opposite होता है जब stomata open करता है। फिर हमने देखा था कि opening and stomata में होता क्या है। This is 40% of the entire topic कि how does opening and closing of the stomata takes place. So when water osmotically moves into the guard cells, वो टर्जिड हो जाते हैं और वो साइज में एक्सपैंड कर जाते हैं। तो जब वो साइज में एक्सपैंड कर जाते हैं, हमने ये देखा था कि बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द गार्ड सेल की सेल वॉल, द एंड्स ऑफ द वॉल एक तो जॉइन टुगेदर, और दूसरा जो पोर है दिस स्टोमेटल अपर्चर राइट हियर, सेल वॉल क्लोजर टू द पोर थिकर है, सेल वॉल अवे फ्रॉम द पोर थिनर है। तो जब वाटर इसमें मूव इन करता है तो फिर एक अनइवन तरह के प्रेशर एक्सर्ट होता है जहां पे ये आउटवर्ड ज्यादा ग्रो करते हैं, एज इन द लेंथ इंक्रीजेस बट द डायमीटर डिक्रीजेस लेसर, विच इज रिटन हियर। अच्छा, तो हमने ये देखा था मेन चीज पिछली क्लास में कि वाटर मूव इन कर रहा है या मूव आउट कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें हो रही हैं। गार्ड सेल का शेप चेंज हो रहा है, उसकी साइज चेंज हो रही है, स्टोमेटा खुल रहा है या बंद हो रहा है, करेक्ट। Yeah. अब हम देखते हैं कि ये वाटर ऑस्मोटिकली मूव कैसे करता है। मतलब हमने ये तो कह दिया कि वाटर मूव कर रहा है, लेकिन व्हाट्स द प्रोसेस बिहाइंड इट, हाउ डज दैट एक्चुअली हैपन। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज हाउ डज the osmotic movement of water work। किस तरीके से एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से वाटर मूव कर पाता है, दीज आर द टू क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू आंसर। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो गार्ड सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उस सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड वी लिस्ट देम वन बाय वन, एंड देन वी लुक इनटू देयर यूजेस इन डिटेल आज की क्लास में। सो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो गार्ड सेल का होता है, दिस सेल मेम्ब्रेन consists of number one
कैल्शियम आयन चैनल प्रोटीन्स, मतलब ऐसे चैनल प्रोटीन्स जो कि अलाउ करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम आयंस। सो Ca2+ आयन चैनल प्रोटीन्स। जब भी हमें बताना हो कि सॉरी, जब भी हमें बताना हो कि अगर कोई चैनल प्रोटीन है लेकिन उस चैनल प्रोटीन में से मूव क्या कर रहा है, दैट इज एसेंशियली द नेम ऑफ द चैनल प्रोटीन। इसी तरीके से वी नेम द रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्लूकोज कंसेंट्रेशन के टॉपिक में वापस जाएं, तो देर वॉज समथिंग कॉल्ड ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स। नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज ग्लूकागॉन वॉज द लाइगेंड। उसी तरीके से Ca2+ चैनल प्रोटीन, बिकॉज कैल्शियम आयंस मूव थ्रू द चैनल प्रोटीन। नंबर टू, ABA receptor molecules. Again, it's called ABA receptor because the ligand here is ABA. If we go to the right to the start of this chapter, बिल्कुल सबसे पहले पेज पे हम जाएं, तो यहाँ पे we talked about something called or homeostasis in plants, जहाँ पे हमने देखा था कि stomatal closure होता है due to abscisic acid which is called ABA. And this happens when there is water stress in the plant. So forget about this. We'll do this later. लेकिन अभी के लिए क्या देखना है इस पेज पे, कि एब्सिसिक एसिडिक हार्मोन है जो कि प्लांट्स में होम्योस्टेसिस के लिए यूज होता है। लेट्स गो बैक टू दैट पेज। सो ए बी ए के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी हैं सेल मेम्ब्रेन में, गार्ड सेल के। नंबर थ्री, प्रोटॉन पंप्स। अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो पंप्स मतलब वो कैरियर प्रोटीन्स जो कि कौन सा प्रोसेस करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? Facilitated diffusion. आर यू श्योर? प्रोटॉन पंप्स जो, Oh, द pumps, वर्ड right. पंप, यस, Active transfer. Sorry, I get एक्टिव confused. ट्रांसपोर्ट। Yeah. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी वर्ड पंप का यूज हो रहा हो तो कोई चीज पंप हो रही होती है। अब किसी भी चीज को हमें पंप कब करना पड़ता है, जब हम अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हो, मतलब AKA जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो रहा हो। सो दैट इज वेयर वी पंप इट। अगर एक चैनल प्रोटीन को हम देखें, इट एसेंशियली लुक्स समथिंग लाइक दिस। इट हैज दीज टू स्ट्रक्चर्स और बीच में एक चैनल होता है जहां से द सब्सटेंस फ्लोज इन एंड फ्लोज आउट, इसीलिए इसको चैनल प्रोटीन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हमने कोई पंपिंग का प्रोसेस किया यहाँ पे, या वाज द सब्सटेंस इजीली जस्ट मूविंग? Easily moving. इजीली मूविंग। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिकॉज ये ऐसी डिफ्यूजन है जो फैसिलिटेट हो रही है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वी आर एसेंशियली पंपिंग द सब्सटेंस अगेंस्ट द concentration gradient. Right, again, so basically carrier proteins, they are used for active transport, right? And the channel proteins are used for facilitated diffusion, right? Facilitated diffusion, correct. However, just one more point here. There are some carrier proteins which are also used for facilitated diffusion. Now, this might sound counterintuitive, so how could you remember this? Whenever you hear the word facilitated diffusion, मतलब ये कि डिफ्यूजन हो रही है लेकिन उस डिफ्यूजन के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। सो इट कैन आइदर बी चैनल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज चैनल प्रोटीन्स। कुछ केसेस में इट इज ऑल्सो द कैरियर प्रोटीन्स, लेकिन इन दिस केस ये ऐसे कैरियर प्रोटीन्स है जो कि एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज नहीं करते, बिकॉज इफ दे वुड हैव यूज्ड एटीपी मॉलिक्यूल्स तो वो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बन जाता। तो यहाँ पे ये एटीपी मॉलिक्यूल्स ये स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स यूज नहीं करते। However, when you talk about active transport, only carrier proteins can perform active transport. यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स नहीं आते। और ये वाले जो कैरियर प्रोटीन्स है ये इससे डिफरेंट कैसे? ये वाले कैरियर प्रोटीन्स यूज एटीपी टू पंप, ये वाले डोंट यूज एटीपी। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज देयर इज नो पंपिंग, इट इज सिंपल डिफ्यूजन, एज इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तो अभी तक हमने ये देखा कि देयर इज
calcium ion channel proteins, ABA receptors, proton pumps, and now number four. All of this will make sense in just a moment. Potassium ion channel proteins, K plus ion channel proteins. And then number five is something जो हमने पहले भी देखा है, aquaporins. So you remember what aquaporins were? Yeah. What were they? Basically, they are channel proteins which basically increase the permeability of the cell surface membrane. Perfect. So these are protein channels or channel proteins that increase the permeability of the membrane towards water. तो ये water इसीलिए इनका नाम aqua से आता है. Aqua essentially means water. So protein channels that assist in water transport, you could write it like this. Yeah, you could also say जो normally हम कहते हैं कि it helps to increase the permeability of the cell surface membrane for water or towards water. Okay. अब मैं एक यहाँ पे डायग्राम पोस्ट करता हूँ जिसमें सारे जो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं या रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं सारे एक साथ यू विल बी एबल टू सी इट सो गिव मी अ सेकंड Could you repeat? मैं एक पोस्ट करता हूँ एक पिक्चर यहाँ पे जिसमें सारी वो चीजें आती हैं एज इन ऑल ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑल ऑफ द रिसेप्टर्स जस्ट गिव मी अ सेकंड एक फोटो ढूंढ रहा हूँ इफ आई एम एबल टू फाइंड इट ओके इट जस्ट टेक 2 to 3 minutes क्योंकि मुझे वो निकालनी पड़ेगी फाइल्स में से अपनी गिव मी 2 to 3 minutes Right, so this is from a person on YouTube. I watched his videos back when I did A levels, and I found it really useful because his drawings were like really, really good. So this is one of those. Is this autobiography? Autobio. So do you know about this? Yeah, I do. Yeah, so मैंने ये files में सेव की हुई थी so obviously I have permission from him ये use करने की his diagrams and the reason I use his diagrams is because he draws this really really like effortlessly. Okay, अब ये देखते हैं. This is the guard cell right here और इस guard cell का यहाँ पे ये cell so ये essentially guard cell नहीं है ये guard cell का एक cross section है as in if you were to chop a guard cell from the top using a knife into two parts. So for example, if you have an apple and you chop an apple using a knife from the top. So notice how it breaks into two parts which fall on either side, is it? Yeah. उसी तरीके से if you have a guard cell and you break it into two parts using a knife, that's the cross section. उसके cross section में हमें ये cell wall दिखता है और obviously the spaces between the cell wall and the cell membrane. और इस सेल सरफेस मेम्ब्रेन में सबसे पहले तो ये वाला पार्ट दिस इज व्हाट इज नॉर्मली इन एवरी सेल सरफेस मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर समथिंग वी वुड हैव डन इन चैप्टर 4 एएस में सेल मेम्ब्रेन्स तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आता है अच्छा तो ए बी ए रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आते हैं प्रोटॉन पंप्स आते हैं के प्लस एज इन पोटेशियम आयन चैनल प्रोटीन्स आते हैं एंड देन एक्वापोरिन्स आते हैं एज यू वुड सी सो some of my notes might link back to what he said since I used to use him. So थोड़ा सा उसमें जरा similarity you would find it. So have you seen this particular video of his?
YouTube videos like for study and राइट, तो जस्ट सेइंग कि उनके जो लाइक वट एवर ही स्पीक्स मेरे नोट्स उसी पे ऊपर बेस्ड हैं क्योंकि आई यूज टू यूज हिम फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ दैट लेट्स स्टार्ट। ये सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और रिसेप्टर्स इस गार्ड सेल के सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे हैं और ईच ऑफ दीज हर किसी का फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और वो हम देखेंगे कैसे। बट बिफोर दैट, जस्ट अ स्मॉल ट्रिक। ऑलवेज रिमेंबर, सो एवरी सिंगल टाइम ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये हमेशा ये काम आएंगे इफ यू हैव टू फिगर आउट कि अगला स्टेज क्या होगा, फिर अगला स्टेज क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑलवेज रिमेंबर, नंबर वन, ओनली फॉर दिस केस, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूरी बायो पूरी केमिस्ट्री, जस्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हाइड्रोजन आयॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड पोटेशियम आयॉन्स hate each other. Just a trick. And then number two, potassium ions and water molecules love each other. Okay, might sound weird, but say it. Acha, tell me this. If two things hate each other, would they want to stay in the same exact place as each other? no. No. So if protons and potassium ions hate each other, आगे आने वाली एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि वाटर सॉरी हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयंस हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करा करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे हेट ईच अदर। नाउ पोटेशियम आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स लव ईच अदर, द एग्जैक्ट ऑपोजिट। मतलब कि जहां भी पोटेशियम आयंस जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स उनको फॉलो करेंगे। नाउ let's look at a particular situation. Let's say there is a high light intensity. So suppose there is a high light intensity and high humidity. तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी और ह्यूमिडिटी भी हाई होगी तो स्टोमेटल पोर क्या ओपन होगा या क्लोज होगा? Open. ओपन, करेक्ट, क्योंकि अगर लो ह्यूमिडिटी होती तो फिर तो लीफ को ये डर होता ना कि देयर इज लो ह्यूमिडिटी, देयर आर लो अमाउंट ऑफ एयर पार्टिकल्स इन द एयर सराउंडिंग द लीफ, तो ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत बढ़ जाएगा। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा और हाई लाइट इंटेंसिटी का मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, two things which the leaf likes. This is why the stomatal pore, or you could say the stomatal aperture, that's a better word. This stomatal aperture will open. अब स्टोमेटा को ओपन कराने के लिए क्या वाटर को मूव इन करना चाहिए गार्ड सेल्स में या मूव आउट करना चाहिए? रिमेंबर द टेबल, द 40% वाला टेबल। सो थिंक अबाउट इट, क्या वाटर के अंदर गार्ड सेल्स के अंदर वाटर जाना चाहिए या उनके बाहर? Under. Under, correct. Let's go back to this. So always make sure before starting this, you are able to remember this. If water osmotically moves into the guard cells, they become turgid. वो expand करते हैं ना, क्योंकि वो expand करते हैं तभी तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, बिकॉज इफ दे wouldn't have expand वो एक दूसरे से अटैच्ड होते, क्योंकि वो expand हुए वो बीच में एक जगह खुल गई, दैट जगह इज द स्टोमेटल अपर्चर। ऑपोजिट कन्वर्सली, अगर वाटर ऑस्मोटिकली मूव आउट कर रहा है तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, स्टोमेटल अपर्चर क्लोज हो जाता है। सो द स्टोमेटल अपर्चर ओपन्स, इसका मतलब ये कि वाटर मस्ट ऑस्मोटिकली मूव इनटू द गार्ड सेल्स। अब दो ही सिचुएशंस अभी हम देखेंगे कि ओपन या क्लोज कैसे होता है। सबसे पहले ओपन, कि अब वाटर ऑस्मोटिकली मूव कर रहा है गार्ड सेल्स के अंदर। अब इस
गार्ड सेल के अंदर जब मूव करेगा, सो टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होगा। एंड टेल मी दिस, विल द टर्गर प्रेशर एक्सर्टेड बी इवन और अनइवन? Sir, could you repeat the last point Yeah, about the turgor pressure? Yeah, will the turgor pressure exerted be even or uneven? uneven again, Uneven, and why is that? because the cell wall has uneven thickness. Uneven thickness, करेक्ट। तो ये अनइवन टर्गर प्रेशर की वजह से, ये एरोज में बता रहा हूँ कि उसके बाद क्या होगा, द फॉलोइंग प्रोसेस। सो नाउ ऑब्वियसली ये गार्ड सेल्स become turgid, and when they become turgid, obviously they expand in size। अब गार्ड सेल्स turgid हो चुके हैं, साइज में expand हो चुके हैं। ओके, अब ये देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन कैसे कर रहे हैं। अगेन दैट वाज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। सबसे पहले होगा ये द फर्स्ट प्रोसेस, मतलब ये सारे जो हम अब स्टेप्स करेंगे, इट इज टू इंश्योर दिस पार्ट टू हैपन। ओके, प्रोसेस नंबर वन और स्टेप नंबर वन, हाइड्रोजन आयंस would be actively transported, ये protons are to be actively pumped or actively transported from the cytoplasm into the cell wall through proton pumps. So let's explain this by going back to the diagram. सेंटेंस में मैंने लिखा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे साइटोप्लाज्म से इनटू द सेल वॉल यूजिंग प्रोटॉन पंप्स। सो टेल मी दिस, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है, सेल वॉल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर? Oh, in the cell, सॉरी। in the cell. सो अगर हाइड्रोजन आयंस मूव कर रहे हैं प्रोटॉन पंप्स के जरिए, सो रिमेंबर पंप्स, प्रोटॉन पंप्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, and they are So, moving from the cytoplasm into the cell wall. so it's higher in the cell wall. Higher in the cell wall, correct. You, let's look at that. When protons are being actively pumped, now the word actively pump का मतलब क्या है कि active transport हो रही है, उसके लिए carrier protein चाहिए। This is the carrier protein. It's actively pumped from the cytoplasm into the cell wall against the concentration gradient. So यहाँ पे high और यहाँ पे low concentration. So think of it like this. ये cell surface membrane है, these two lines. यहाँ पे cell wall है and यहाँ पे cytoplasm है. The movement of the protons is going to be from the cytoplasm into the cell wall. Okay. अब हमें protons की movement तो समझ आ गई. Let's go back to this trick right here. Read step number one again and tell me कि अब potassium ions कहाँ पे move करेंगे, कहाँ से कहाँ तक move करेंगे? There are only two locations, या तो cytoplasm या cell wall. Sir, could you like repeat the point about the cell wall concentration being high? I don't understand. Why is the concentration will be high in the cell wall? ओके, तो बायोलॉजी में, ए लेवल बायोलॉजी में, यू माइट सी सम थिंग्स जहाँ पे ये इमीडिएटली पढ़ाई जाए। व्हाट आई मीन इज कि अब्रप्टली बताया जाए कि यहाँ पे कंसंट्रेशन पहले हाई थी या लो थी। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ दैट। आगे जाके इन चैप्टर 15 एक जगह पे आई एकदम से मैं बता दूंगा कि कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई थी। अब इसकी कोई रीजनिंग नहीं है, वी जस्ट हैव टू नो इट, बिकॉज अगर हम इसकी रीजनिंग के पीछे जाएंगे तो फिर वो सिलेबस के बहुत ज्यादा बाहर हो जाएगा। सिलेबस के बाउंड्रीज में रहते हुए हमें क्या समझना कि प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन पहले सेल वॉल में ज्यादा थी और साइटोप्लाज्म में कम थी। अब ये प्रोटॉन्स
एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती हैं साइटोप्लाज्म से सेल वॉल के अंदर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विच इज थ्रू द प्रोटॉन पंप्स, एक्टिवली पंप होते हैं। अब ये जानना कि प्रोटॉन सेल वॉल में ज्यादा क्यों थे पहले, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। However, if you want, I could explain it to you. Yeah, could you just provide a brief background? राइट, तो ये चीज मैंने अपने दूसरे नोट्स में लिखी हुई है। लेट मी जस्ट ब्रिंग माय बुक, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गिव मी अ मिनट। ओके, आई एम बैक। लेट मी ओपन इट दिस एंड हाइड्रोजन आयन सेल वॉल। ओके, so, the reason why there is already a high amount of concentration in the cell wall is क्योंकि सेल को अपनी पीएच की एक्टिविटी या पीएच की अमाउंट को रेगुलेट करना होता है। व्हाट दैट मीन्स इज कि साइटोप्लाज्म में उसको अपना पीएच को बढ़ाना होता है और सेल वॉल में उसको कम करना होता है। इसी वजह से प्रोटॉन्स पहले से ही एक्टिवली पंप हो जाते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द सेल वॉल। सो व्हेन दे मूव फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, वहां पे पीएच उनका बढ़ जाता है। और जब प्रोटॉन सेल वॉल के अंदर पहुंचते हैं तो वो सेल वॉल का पीएच को कम कर देते हैं। सो ये क्लियर? Yeah, thank you. ओके, तो टू मेंटेन दिस यू कुड कॉल दिस एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख देता हूँ, सो यू नो दिस इज नॉट इन द सिलेबस। To maintain the electrochemical gradient, इसको मेंटेन करने के लिए प्रोटॉन्स की जो कंसेंट्रेशन है इज हाई इन द सेल वॉल। ओके, सो प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन सेल वॉल में ज्यादा थी, साइटोप्लाज्म में कम थी। हमने एक्टिवली पंप किया प्रोटॉन पंप्स के जरिए एंड अब ये सेल वॉल में पहुंच गए। नाउ, क्या पोटेशियम आयॉन्स की मूवमेंट सेल वॉल से साइटोप्लाज्म नहीं होनी चाहिए? Yeah. बिकॉज हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन्स एंड पोटेशियम आयन्स हेट ईच अदर। दिस विल मीन कि अब सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिखते हैं। सेकेंड स्टेप ये होगा कि पोटेशियम आयन्स नाउ, मतलब पहले स्टेप के बाद, मूव इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगेन इसकी भी सेम रीजनिंग है कि पोटेशियम आयंस पहले सेल वॉल में ज्यादा क्यों थे, टू मेंटेन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और फिर बिकॉज अब हाइड्रोजन आयंस भी सेल वॉल में आ गए, सो पोटेशियम आयंस बोलेगा ओके आई कैन नॉट स्टे एनीवेयर क्लोज टू द हाइड्रोजन आयंस, सो नाउ आई विल मूव फ्रॉम द सेल वॉल इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज होता है, चैनल और कैरियर? Channel? चैनल प्रोटीन। और हमने ये देखा था कि इस केस में इसका नाम है पोटेशियम आयन चैनल प्रोटीन्स। सो लेट मी जस्ट राइट दिस इन द ब्रैकेट, के प्लस आयन चैनल प्रोटीन्स। राइट, अब के प्लस आयन जब इस चैनल प्रोटीन के थ्रू मूव कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो फिर वाटर भी इनको फॉलो करता है। अब वाटर जो सेल वॉल में था, these water molecules, so meaning H2O molecules, also move through the aquaporins. Now, frankly, मैंने ये अपनी टीचर से कभी पूछा भी नहीं था।
एक्चुअली में कि व्हाई आर वाटर मॉलिक्यूल्स हाई इन द सेल वॉल। हालांकि मैंने ये पूछा था कि व्हाई आर पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस हाई, सो दैट्स व्हाट शी सेड दैट कि टू मेंटेन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, बट आई डिडंट रियली आस्क कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों हाई होते हैं सेल वॉल में। सो मेक श्योर टू आस्क योर टीचर दैट एंड लेट मी नो द आंसर फॉर दिस। राइट, सो वाटर मॉलिक्यूल्स, अब ये आपको पता होना चाहिए और ये सिलेबस में भी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी सेल वॉल में हाई होते हैं। सो नाउ दे मूव थ्रू द एक्वापोरेंस फ्रॉम द सेल वॉल and into the cytoplasm. It's never gonna ask you क्यों ये initial concentration cell wall में ज्यादा है या कम है. It's always gonna ask you कि ये चीज given है, high cell wall में है, उसके बाद क्या होता है. So always gonna ask you about the process. अच्छा, now tell me this. अगर water molecules अब aquaporins के जरिए साइटोप्लाज्म में आ गया तो गार्ड सेल्स क्या टर्जिड हो जाएंगे या फ्लैसिड हो जाएंगे? Turgid? Turgid. So the guard cells become turgid. All right. Now, what happens if the stomatal aperture is needed to be closed? अब ये second stage भी देख लेते हैं. So what happens if the stomatal pore is needed to be closed? तो अब क्या होता है? The exact opposite. The guard cells need to become flaccid and they need to be able to shrink in size. तो सबसे पहले तो make sure to write both keywords. सबसे पहले तो ये flaccid हो जाते हैं एंड दूसरा क्योंकि ये flaccid हो जाते हैं ये shrink भी कर जाते हैं in size. Okay. सो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि वाटर ऑस्मोटिकली मूव आउट करेगा ऑफ द साइटोप्लाज्म. सो लेट मी राइट दिस हियर. दिस मींस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें किसी भी चीज को फ्लैसिड बनाना है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग अ नॉर्मल ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट जहां पे यू कीप अ प्लांट सेल इन अ वाटर, इन प्योर वाटर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्योर वाटर से सेल के साइटोसोल के अंदर वाटर मूव करेगा ऑस्मोटिकली. तो कहाँ पे मूव करेगा? इट विल मूव इनटू द साइटोप्लाज्म. Similarly, if you do the opposite process, it will move out of the cytoplasm या cytosol. दिस मीन्स किसी भी चीज को फ्लैसिड करना है, किसी भी चीज को टर्जिड करना है, उसके साइटोप्लाज्म में से या उसके साइटोप्लाज्म में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है. सो इफ यू वांट द गार्ड सेल्स टू बिकम फ्लैसिड, वाटर, दिस मीन्स that water osmotically needs to move out from the cell wall or the cytoplasm. It will be lower. Sorry. It will be lower. नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि अगर हमें गार्ड सेल्स को फ्लैसिड बनाना है तो वाटर को ऑस्मोटिकली कहाँ से मूव आउट करना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म में से या सेल वॉल में से? From the cytoplasm. साइटोप्लाज्म, करेक्ट. सो इट्स ऑस्मोटिकली मूविंग आउट और नीड्स टू मूव आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म. अब बात करते हैं कि पोटेशियम आयंस के साथ क्या होगा. सो कुड यू टेल मी व्हाट हैपेंस टू द पोटेशियम आयंस इफ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल वॉल? तो पोटेशियम आयंस कहाँ मूव करेंगे? They move out. They will move out of the cytoplasm. So K plus ions hence move out of the cytoplasm. और अगर K plus ions move out कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयंस के साथ क्या होगा? They move inside. They move inside. So hydrogen ions into the cytoplasm. अब ऑब्वियसली अगर हमें बात करनी है ये वाटर मॉलिक्यूल्स की, ये फ्लैसिड क्यों हो जाते हैं, तो ये एक्वापोरेंस के जरिए मूव आउट करते हैं. पोटेशियम आयंस
पोटेशियम आयन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू मूव आउट करते हैं। H प्लस आयंस प्रोटॉन पंप्स के थ्रू मूव आउट करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हैं, वट एवर यू लर्न इन द फर्स्ट स्टेप इज द एग्जैक्ट सेम इन द सेकेंड स्टेप। वाटर के लिए एक्वापोरिन्स, के प्लस के लिए के प्लस चैनल प्रोटीन्स, एंड H प्लस के लिए प्रोटॉन पंप्स। अब हम जाते हैं इस पे, all of these things which we were looking at. So we talked about this, this, this. लेकिन notice how we didn't talk about number one and number two, correct? Yeah. ये जो दो हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द गार्ड सेल, नंबर वन कैल्शियम आयन की चैनल प्रोटीन और ABA रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, ये दो स्ट्रक्चर्स बहुत स्पेशल केस में यूज होते हैं। और अब हम वो स्पेशल केस देखते हैं कि ऐसा क्या होता है प्लांट्स में कि ओनली व्हेन these two come into existence or these two start having some action, that situation is called water stress. अब वाटर स्ट्रेस, सबसे पहले तो स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज की हमें टेंशन हो रही हो। प्लांट को वाटर स्ट्रेस तब होता है व्हेन प्लांट्स, सो व्हेन आर प्लांट सब्जेक्टेड टू वाटर स्ट्रेस, जब उनको पानी की जरूरत होती है, जब पानी उनके पास इतना ज्यादा नहीं होता। सो प्लांट्स आर सब्जेक्टेड टू वाटर स्ट्रेस when obviously they don't have enough water। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि why don't they not have enough water, एकदम से क्या हो गया कि सारा का सारा पानी या मेजोरिटी पानी खत्म हो गया। सो लेट्स लुक एट दैट। ये होता है दो रीजंस की वजह से। When plants do not have enough water, it's due to two reasons. Firstly, there is not enough water in the soil. प्लांट्स को अपना जो वाटर है, या तो वो मिलता है अगर हम उन पे वाटर पोर करते हैं, या तो जब बारिश होती है, या तो दे गेट इट फ्रॉम द सॉइल, द रूट हेयर सेल्स absorb द वाटर। When there is not enough water in the soil, तो प्लांट को भी इतना वाटर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये in the soil. Number two, when there is a very low humidity. So could you tell me what happens when there is very low humidity? When the humidity is low, then the stomata close. When the humidity is low, तो फिर ये नहीं होता कि humidity अगर एक सेकंड when the humidity is, let me just confirm this. यस, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लो तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। मैं कुछ और सोच रहा था। करेक्ट। तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्लोज इसलिए होता है क्योंकि इसको अब और ज्यादा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करना नहीं है। बिकॉज नाउ, सो इफ नाउ द स्टोमा ओपन्स, there will be further water loss by transpiration. Now imagine this. A plant is in water stress. उसको पानी की जरूरत है, and now there is a very low humidity in its surroundings. अगर वो स्टोमेटा को गलती से भी ओपन करने देगा, तो फिर और भी ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन से। इससे पूरे प्लांट सेल के अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस अफेक्ट हो जाएंगे। So this is the reason when there is very low humidity, we have to close the stomata. So if now the stomata opens, let's complete this. There will be further water loss, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी उसको देखते हैं। By transpiration affecting us plant cells metabolic function. Just give me a second. This is not working. एक सेकंड ये जो फाइल है
It's not really working properly. Hmm. अब चल जाएगी शायद. Okay, is it a bit more better now? Yeah. Okay. So, the water loss by transpiration affecting a plant cell's metabolic function. Now, I want you to compare two different situations. एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें प्लांट सेल के पास पानी तो है लेकिन बहुत कम ह्यूमिडिटी है. सो दिस इज सिचुएशन वन. Plants have water but there is low humidity. They open the stomata, sorry, they want to close the stomata. That's it. Situation number two. A plant is in water stress and it also needs to close the stomata. किस सिचुएशन में स्टोमेटा को हमें जल्दी बंद करना पड़ेगा? Just take a guess. Hello, sir. Can you hear me? Yeah, I can hear you. I'm so sorry. I've been having net issues on my end. I got disconnected. That's fine. It's fine. No issues. Okay. So, you can hear me properly now? Yeah, I can. सही. Now, I want you to imagine two situations. पहली सिचुएशन में प्लांट्स के पास वाटर है और उनको because there is a very low humidity in their surroundings, they would be like, okay, we need to close this tomato. Second situation, a plant is in water stress. मतलब उसमें पानी की बहुत कमी है. There is not enough water in the soil and it needs to close this tomato again. कौन सी सिचुएशन में स्टोमेटा को हमें ज्यादा क्विकली बंद करना पड़ेगा? In the situation with water stress? करेक्ट, क्योंकि अगर एक प्लांट के अंदर ऑलरेडी पानी है और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा टोमेटो को बनने में तो वो सरवाइव कर जाएगा. इट्स नॉट लाइक इट विल डाई और इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन विल बी अफेक्टेड. लेकिन अगर कोई प्लांट वाटर स्ट्रेस में है उसमें बहुत जल्दी से इस टोमेटो को हमें बंद करना पड़ेगा. देयरफॉर द प्रोसेस जो हम पहले देख रहे थे इस टोमेटो को बंद करने का, कि गार्ड सेल्स को फ्लैसिड होना पड़ेगा, कि वाटर मॉलिक्यूल्स नीड टू मूव आउट ऑफ साइटोप्लाज्म, के प्लस आउट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्रोटॉन्स इनटू साइटोप्लाज्म, ये तीन चीजें होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है. वी नीड टू डू अ प्रोसेस और वी नीड टू हैव अ प्रोसेस जहां पे बहुत जल्दी से स्टोमेटा बनता है. दिस इज व्हाट वी आर गोना डू राइट नाउ. दिस इज वेयर द हार्मोन ABA कम्स इन. ABA का जो फुल फॉर्म है वो है एब्सिसिक एसिड. अब ये जो एब्सिसिक एसिड है ये एक ऐसा, नाउ द नेम कंटेन्स द वर्ड एसिड लेकिन इट्स एसेंशियली अ प्लांट हार्मोन. ये हार्मोन का मेन काम क्या है? कि स्टोमेटा को जल्दी से बंद करवाना. हाउ डज इट डू दैट? स्टेप नंबर वन. ABA के मॉलिक्यूल्स would bind to the ABA receptor molecules or receptors. So come back to this diagram right here. ABA molecules bind to the ABA receptors क्योंकि वो complementary shaped होते हैं. Now you will keep getting free marks once you remember these words: complementary shaped, conformational change, all of this stuff. So complementary shaped, फिर उसके बाद conformational change. सो अगर कोई लाइगेंड किसी रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ परफेक्टली बाइंड करता है, सो कौन सा प्रोसेस अब होता है?
Cell signaling. Perfect. So when this ABA molecule binds to the complementary shaped ABA receptor molecules, अब होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जहाँ पे ये बाइंडिंग वाला प्रोसेस, एबीए रिसेप्टर का शेप चेंज करने वाला. सो अप्लाई द सेम कंसेप्ट टू अ एबीए रिसेप्टर, ओनली डिफरेंस. तो अब एबीए रिसेप्टर शेप चेंज करता है, जी प्रोटीन डिटैच कर जाता है, जी प्रोटीन अब एक सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं. दिस इज द सिग्नलिंग कास्केड. सो दिस इज द सेकेंड स्टेप. दिस लीड्स टू, ये जो बाइंडिंग और सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एंड सिग्नलिंग कास्केड है इनसाइड सेल सिग्नलिंग, under the process of cell signaling, this leads to a secondary messenger molecule. This is the calcium ions. और अब ये कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करेंगे थ्रू द Ca2+ चैनल प्रोटीन. सो इस टॉपिक में यू नीड टू रिमेम्बर कौन सी चीज कहाँ पे मूव कर रही है. एंड क्योंकि इतनी सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट देम. ऑलवेज रिमेम्बर इट लाइक अ स्टोरी, जस्ट लाइक ऑलवेज. सो अब सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल Ca2+ आयंस जो हैं, दे आर मूविंग नाउ इनटू द साइटोप्लाज्म through the Ca2 plus ion channel proteins. एक बार ये Ca2+ चैनल प्रोटीन्स के थ्रू मूव कर जाते हैं, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इनकी हो जाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. उसके बाद K+ ions, potassium ions, they now move out of the cytoplasm and then they move into the cell wall. So this causes potassium ions to move out of the cytoplasm. Again मैं इसको समराइज कर दूंगा एंड में जाके. And into the cell wall. अब इसको समराइज करते हैं, एसेंशियली हो क्या रहा है. सबसे पहले तो एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है. इस सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस से एक सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल कैल्शियम आयंस एक्टिवेट होते हैं, और ये मूव करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू द कैल्शियम आयन चैनल प्रोटीन्स. दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. Once they do that, potassium ions now move out of the cytoplasm and into the cell wall. अच्छा, so what I can do is मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ सेल वॉल का, और फिर इस साइड पे साइटोप्लाज्म. एंड यहाँ पे मूवमेंट तो हमने ऑलरेडी बात की हुई है, अब हम वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं. साइटोप्लाज्म में वाटर पोटेंशियल हाई होता है एंड सेल वॉल में वाटर पोटेंशियल लो होता है. नाउ लेट्स लुक एट व्हाई दिस इज हैपनिंग. अगर कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहे हैं और पोटेशियम आयन साइटोप्लाज्म के बाहर मूव कर रहे हैं, इजंट द वाटर पोटेंशियल रिमेनिंग द सेम. Yeah, कोई it चीज is. अंदर मूव कर रही है और कोई चीज बाहर मूव कर रही है. देयरफॉर जो इनिशियल वाटर पोटेंशियल था साइटोप्लाज्म का, दैट वाज हाई. एंड अब द सेल वॉल के अंदर ऑब्वियसली इज लो. water moves from the cytoplasm into the cell wall, जो हम चाहते थे कि हो. तभी तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगे, एंड तभी तो वो श्रिंक करेंगे एंड स्टोमेटल अपर्चर क्लोज होगा. सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर आपको बतानी हो इन द साइटोप्लाज्म, वाटर पोटेंशियल हाई है, ऑब्वियसली सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो होगी, एंड यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगी. तो दिस वाटर की मूवमेंट जो होती है इज थ्रू एक्वापोनिस. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कैल्शियम आयंस और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट से वाटर पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इट वाज हाई इन द साइटोप्लाज्म, इट विल बी हाई इन द साइटोप्लाज्म, बिकॉज ऑफ विच अब ऑस्मोसिस होती है थ्रू एक्वापोरिन्स.
तो अब हमें रिजल्ट क्या मिला कि H2O molecules now move out of the cell. Obviously, अब जो दो simple points हैं, guard cells become flaccid, shrink in size, they become flaccid, and they shrink in size. So what do you think will happen to the stomatal aperture? It closes. Closes. जब guard cells shrink करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल साइज पे वापस आ जाएंगे. तो stomatal aperture closes. तो एक चीज जो मैं बिल्कुल शुरू में बता रहा था, वो द टू सिचुएशंस, इफ यू रिमेम्बर, वो क्वेश्चन वो यही था कि अगर abscisic acid को यूज किया जाए and not the earlier process which we were talking about to close the stomatal aperture, so this process would be at a faster rate. So this is the last point for this chapter, okay, when the process involves abscisic acid. अच्छा, one very interesting thing, साइंटिस्ट को अभी भी ये नहीं पता कि एब्सिसिक एसिड एसेंशियली करता क्या है. एंड इफ इवन इफ यू लुक इन योर बुक, ये सेंटेंस आई बिलीव लिखा हुआ था कि साइंटिस्ट आर नॉट रियली श्योर ऑफ व्हाट एब्सिसिक एसिड रियली डज. मतलब उनको अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि करता क्या है. इट्स स्टिल अंडर रिसर्च एंड ऑल ऑफ दैट. बट व्हाट दे डू नो इज एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जो कि कैल्शियम आयंस को स्टिमुलेट करता है, सेकेंडरी मैसेंजर. ये मूव करते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, तो पोटेशियम आयंस मूव करते हैं आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और वाटर मूव करता है आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म. बिकॉज अगेन रिमेंबर, पोटेशियम आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स लव ईच अदर. तो जब पोटेशियम आयन साइटोप्लाज्म से बाहर जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऑटोमेटिकली बाहर जाएंगे. So when this process involves ABA, the closure of stomatal pore occurs at a faster rate. So that is it for this chapter. We will do some past paper questions अगले उसमें before moving on to chapter 15, control and coordination. It's a pretty interesting chapter. So यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लो. No, sir, it's clear. Right. So could you give a summary of what we did today? Right, so basically we learned the mechanism for the opening of the stomata, and basically it was that basically the hydrogen ions in the cell surface membrane of the guard cells use ATP to pump hydrogen ions out of the cell by active transport, and this basically creates a negative charge inside the cell. So potassium ions diffuse into the guard cells via channel proteins, and the water potential of the guard cells decreases due to the entry of potassium ions. So water enters the guard cells from the water enters the guard cells through aquaporins, and through osmosis from a higher water potential to a lower water potential, and the guard cells become turgid, and the stomata and the stoma opens, and Mm-hmm. since they're unevenly unevenly thickened cell wall. The guard cells have Mm-hmm. uneven thickness of the cell wall, so basically the turgid pressure that is exerted, it is uneven, and basically the guard cells become turgid. And for the closing of the stomata, we learned that basically um, ABA binds to the receptors on the cell surface membrane of the guard cells, and it causes the opening of the Ca2 plus ion channels in the cell surface membrane. And so basically the Ca2 plus ions, they diffuse into the cytoplasm and act as a Mm-hmm. secondary messenger molecule, and basically they cause the inhibition of the proton pumps and opening of the potassium channels. So potassium ions move inside, hydrogen ions move out, and water um, moves. Wait, hydrogen ions, they. Hydrogen ions नहीं होते in ABA. So it's calcium ions, potassium ions, and water molecules. Yeah, so basically the
potassium ions, they move out, so water also moves out of Hmm. the cells, garden Correct. cells. Perfect. Okay. So we'll keep it till here and then we'll continue this in the next class. Okay, Thank you. thank you. Allah Hafiz. Allah